ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे सिंदूर की, बात संसद की और बात सरेंडर की। अब लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिक घमासान तो जारी है। विपक्ष कुछ सवाल पूछ रहा है, विशेष सत्र की मांग की जा रही है। 16 विपक्षी दलों के 200 से ज्यादा सांसदों ने बाकायदा खत लिखकर प्रधानमंत्री से आग्रह किया है, निवेदन किया है कि भाई विशेष सत्र होना चाहिए। बहुत से सवाल हैं और उन सवालों के जवाब संसद के पटल से ही मिलने चाहिए। और इनमें सबसे अहम सवाल तो यह है कि भाई अगर पाकिस्तान को हमने पस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया, अधमरा कर दिया, घुटनों पर ला दिया, तो संघर्ष विराम क्यों किया गया और संघर्ष विराम की शर्तें क्या थी? यह अपने आप में सवाल है। इस बात को लेकर सरेंडर शब्द भी राजनीतिक गलियारों में 2 दिन से घूम रहा है। मोर्चा पहले खोला नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यानी कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप के आगे ये सरेंडर कर दिया। भाई पहले घोषणा या पहली जानकारी तो डोनाल्ड ट्रंप ने दी 10 तारीख को, 10 मई को, कि संघर्ष विराम हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच। अब इस पर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी। और पलटवार में सरेंडर तो कांग्रेस के राहुल गांधी के डीएनए में है। ये बीजेपी गिनवा रही है और कोई छोटा मोटा प्रवक्ता नहीं, कोई नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जगत प्रकाश नड्डा ने एक के बाद एक ट्वीट कर वो पोल पट्टी खोलते हुए दिखाई दिए हैं आरोपों के जरिए कि आपने तो शर्मल शेख में सरेंडर किया था, 1971 में कर दिया था, 48 में कर दिया था पीओके देकर। बहुत लंबी फेहरिस्त गिनवा दी है। अब किसका दांव, ये सियासी दांव की जोर आजमाइश हो रही है, किसका दांव सही बैठेगा और किसका ब्लंडर साबित होगा। क्योंकि अभी तक तो राष्ट्रवाद की जो बात है, सेना के पराक्रम, शौर्य, वो बीजेपी अपने फायदे के लिए तो इस्तेमाल करती आई है। और सरेंडर को अब कि सेना के शौर्य पर सवाल उठा दिए। सेना ने कोई सरेंडर नहीं किया है। कांग्रेस कह रही है भाई सेना के सरेंडर की बात नहीं है, सेना तो जीत गई, पर आप किन शर्तों पर पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम को तैयार हो गए, हम सरेंडर उस बाबत कह रहे हैं। अब इनके जवाब तो मिलने थे विशेष सत्र में, यह विपक्ष उम्मीद लगा रहा था। लेकिन सरकार ने अब घोषणा कर दी है तारीख की भी। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से होगा। अब आप कहेंगे ये तो नॉर्मल चीज है, सरकार करती है। 47 दिन पहले, 15-20 दिन पहले होता है। आज तक भारतीय संसदीय इतिहास में 47 दिन पहले किसी सत्र की घोषणा नहीं की गई है। तो इसका मतलब क्या ये निकाला जाए विशेष सत्र नहीं होगा और इन सवालों के जवाब अभी सड़क पर दिए जाएंगे, चुनावी रैलियों में दिए जाएंगे, संसद के पटल पर नहीं। आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या है, आपके सवाल क्या है? क्योंकि सवालों के जवाब तो अभी नहीं मिल रहे हैं, आपके सवालों का रहेगा इंतजार। तो ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार राजनीतिक घमासान जारी है। आरोप लग रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, सड़क पर संग्राम हो रहा है। एक जंग हमने लड़ी, आतंकवाद के खिलाफ भी थी, पाकिस्तान के खिलाफ भी थी, वो तो हम जीते। लेकिन संघर्ष विराम किन शर्तों पर हुआ, अब ये पूछा जा रहा है। और विपक्ष ये उम्मीद लगा रहा था, 16 विपक्षी दल, इंडिया गठबंधन के 16 दल, उनके नेता साथ आए और एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री मोदी को कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए संसद का। अब तो संघर्ष विराम हो गया, पाकिस्तान को भी हमने सबक सिखाया है, लेकिन क्या कुछ हासिल हुआ? क्या सबक सिखाया? संघर्ष विराम क्यों किया? 22 अप्रैल को बैसरन में जो हमारे 26 लोग मारे गए, वहां पर क्या चूक हुई? वो अब तो 45 दिन हो गए, वो 4 आतंकी कहां खो गए? भाई इनके जवाब तो मिलने चाहिए। दुनिया भर में हमारे प्रतिनिधिमंडल घूम रहे हैं, अब तो वापस भी आने लगे हैं। दुनिया को हम जानकारी साझा कर रहे हैं, अपने देशवासियों से जानकारी साझा क्यों नहीं हो रही?
तो विशेष सत्र की चर्चाएं लगातार हो रही थी। लेकिन आज, बल्कि मैं कहूं कल, देश के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कर दिया कि देखिए, हर सत्र जो होता है ना संसद का, वो विशेष होता है, और मॉनसून सत्र तो होगा ही, और 21 जुलाई से होगा 12 अगस्त तक। अब आप कहेंगे ये तो ठीक है, अब सरकार ने साफ कर दिया, पर इसमें कुछ दिलचस्प बातें हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ संसदीय इतिहास में भारत के कि किसी सत्र, और ये तो होते हैं ना, बजट सत्र होता है, मॉनसून होता है, शीतकालीन सत्र होता है, उसकी तारीख 47 दिन पहले बता दी जाए। 1.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी बता दी सरकार ने। 15-20 दिन पहले बताते हैं। जैसे पिछली दफा 2024 का जो मॉनसून सत्र था, 16 दिन पहले इसकी घोषणा की गई। 2023 में 19 दिन पहले, 2022 में 18 दिन पहले, लंबी फेहरिस्त है। तो ये 47 दिन क्यों? इन सवालों के जवाब ना देने पड़े, ऐसा विपक्ष, कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये सवाल जो हम पूछ रहे हैं लगातार, इन सवालों के तो जवाब ही देना नहीं चाहती सरकार। जबकि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई आप आग्रह करेंगे तो हम पूरी की पूरी बहस करने को तैयार हैं, सारी जानकारी साझा करने को तैयार हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। पर उसके लिए 1.5 महीने अभी रुकना होगा। और इस रुकने के बीच सड़क पर जो संग्राम चल रहा है वो और भीषण होता दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक बाण चलाया राहुल गांधी ने, 2 शब्दों का इस्तेमाल किया इसमें। नरेंद्र, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, और सरेंडर, कि नरेंद्र का सरेंडर। यह आरोप लगा दिया राहुल गांधी ने कि भाई किसके कहने पर आपने ये संघर्ष विराम किया? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आपको धमकाया? अगर हम जीत रहे थे, अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, बिलबिला रहा था, घुटनों के बल पर रेंग रहा था, तो हम संघर्ष विराम के लिए तैयार क्यों हो गए? क्या कारोबार की धमकी दी, या वो गाजर लटकाई, टैरिफ वॉर बढ़ाने की बात की, 26% जो टैरिफ लगा था, जिस पर 90 दिन का भी विराम लगा हुआ है, 9 जुलाई तक का, क्या उसके आगे एक जीती हुई जंग में और पाकिस्तान से हम जो लेना चाहे ले सकते थे, उसे क्या हमने छोड़ दिया? ये राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने सवाल पूछा तो बीजेपी ने हमला किया, जवाबी हमला, कि जो पाकिस्तान ने नहीं बोला वो राहुल गांधी बोल रहे हैं। और इसमें मोर्चा सबसे आगे संभाला बीजेपी की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जो हाफिज मसूद ने नहीं कहा वो राहुल बोल रहे हैं। कांग्रेस के सरेंडर से देश का कैलेंडर भरा हुआ है। 1971 में जीत के बावजूद पीओके देना सरेंडर था, 26/11 के बाद कोई एक्शन ना लेना सरेंडर था। पाकिस्तान और चीन के पेड एजेंट हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की मानसिकता खतरनाक है। बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया 1947 से ही, जब से हमें आजादी मिली, कि कांग्रेस तो सरेंडर करती आई है। सिंधु जल समझौते में सरेंडर किया, हाजी पीर का दर्रा सरेंडर किया, शर्मल शेख में सरेंडर किया, आतंकवाद के सामने सरेंडर किया। 1971 की लड़ाई जीतने के बाद शिमला में टेबल पर सरेंडर किया। यानी कि एक बात बड़ी साफ है, अब ये सरेंडर शब्द ये राजनीतिक विमर्श तय करने वाला है। और जो ये शब्द इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने, ये सोचा समझा दांव है क्या? और बीजेपी को इसकी पीड़ा हुई है क्या, जिसके चलते ऐसा तीखा पलटवार जगत प्रकाश नड्डा स्वयं करते हुए दिखाई दे रहे हैं? या ये बैकफायर कर जाएगा राहुल गांधी पर? जैसे उड़ी की बात हो या पुलवामा हमले के बाद जो एयर स्ट्राइक की गई, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसमें जो सवाल पूछे गए थे, उसमें
कांग्रेस के सारे सवाल धाराशाही होते दिखाई दिए थे। उसका साफ फायदा बीजेपी लेने में कामयाब हुई थी। अब इसमें बीजेपी ने एक और बात की है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया, क्या झुक गए? क्या डोनाल्ड ट्रंप के आगे 12 बार डोनाल्ड ट्रंप ये ताल ठोक चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता कराई और कारोबार का इस्तेमाल किया। तो इसका पलटवार कांग्रेस की तरफ से भी आ रहा है। जब ये बातें चल रही थी, कांग्रेस क्या कह रही है? बीजेपी के लोग 11 साल से फिल्म बना रहे थे मुकद्दर का सिकंदर। जो फिल्म बनकर तैयार हुई वो नरेंद्र का सरेंडर निकली। बहादुरी चरित्र में होती है, इनका इतिहास कायरता का है। फोन का, ट्रंप का फोन आया, भाई साहब ने मिमियाते हुए सरेंडर कर दिया। नाम नरेंद्र और काम सरेंडर, ये सच्चाई है इस व्यक्ति की। ये कांग्रेस कह रही है। अब उनके दफ्तर के बाहर ये इस तरह के पोस्टर्स भी लग गए हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए कि 4 मई को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एशियन डेवलपमेंट बैंक, वहां पर उनकी मुलाकात हो रही है, बातचीत चल रही थी। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पैसे दे दिए 9 मई को। प्रधानमंत्री भी एडीबी जाकर मुलाकात करने वाले हैं। तो वो क्रोनोलॉजी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जब बीजेपी ने पलटवार किया कि आप सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, वही 2016-2019 के आरोप फिर से दोहराती हुई बीजेपी जो करते हुए दिखाई दी, तो अशोक गहलोत ने पलटवार किया। देश नहीं हारा, फौज नहीं हारी, फिर क्यों डरी सरकार हमारी? कि हमने तो कहा ही नहीं, हम फौज पर सवाल ही नहीं उठा रहे। पर दरअसल जनता जनार्दन क्या सोच रही है और इसे कैसे देख रही है, इसी में सारी राजनीति अटकी हुई है क्या, और ये अटकी रहेगी क्या कम से कम 1.5 महीना और, जब तक मॉनसून सत्र शुरू नहीं होता। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल सिंदूर से जुड़ा हुआ है, सिंदूर पर जो घमासान हो रहा है, सिंदूर पर सियासत भरपूर, सरकार को विशेष सत्र नामंजूर, और सरेंडर पर बवंडर, सोचा समझा दांव या ब्लंडर। कौन फंसेगा इसमें? खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? राजनीतिक नुकसान किसका होगा? आज चर्चा में किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को नहीं बुलाया, क्योंकि वहां पर फिर आरोप प्रत्यारोप होते, कुछ निकलता नहीं। देश के वरिष्ठतम पत्रकार आज मेरे साथ हैं। 4 तो स्टूडियो में ही हैं, भरा पूरा स्टूडियो है आज हमारा। विजय त्रिवेदी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। विनोद अग्निहोत्री, राकेश शुक्ला, आदेश रावल, 4 दिग्गज स्टूडियो में। दिबांग, दबंग दिबांग में उन्हें कहता हूं, वरिष्ठ पत्रकार, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार, और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार नीरजा चौधरी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। तो नीरजा, आपका तो सबसे लंबा तजुर्बा है। जब मैं ये कहता हूं कि भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त बचा हुआ है और तारीख का ऐलान कर दिया जाए मॉनसून सत्र का, इसके आप मायने क्या निकालती हैं? और क्या सीधा सीधा ये माना जाए विशेष सत्र की कोई नाम मात्र, लेश मात्र भी संभावना नहीं है? सरकार विशेष सत्र नहीं बुलाने वाली। वो तो स्पष्ट है। जब आपने डेट अनाउंस कर दिया मॉनसून सेशन का 21 जुलाई, तो स्पष्ट है कि उससे पहले कोई स्पेशल सेशन नहीं होगा। तो जो हल्ला हो रहा था, डिमांड बढ़ रही थी कि करो, अब तो डेलीगेशंस वापस आ गए हैं, तो उसमें फिर शांत हो जाएगा। और सरकार ऑब्वियसली चाहती है, ऐसा नहीं कि वो डिबेट अवॉइड करेगी या कर सकती है। जब सेशन होगा जरूर ऑपरेशन सिंदूर पे डिबेट होगी, हर पहलू पे होगी, सवाल पूछे जाएंगे जो कि ऑपोजिशन पूछ रही है। पर वो आम आदमी की याददाश्त, नहीं नीरजा, आम आदमी की याददाश्त भी कमजोर होती है। रोज रोज नए नए मुद्दे बदलते जाते हैं। आम आदमी को खुद इतनी परेशानियां हैं, उसे उनसे ही रोज 2-4 होना पड़ता है। 45 दिन बाद बहुत सारे सवाल जो आज शायद जिनकी गूंज बहुत तेज और तीखी है,
वो मध्यम ही नहीं, बिल्कुल ओझल होती दिखाई देगी। इज द नहीं, गवर्नमेंट मुझे नहीं बाइंग लगता टाइम? ओझल। इज द गवर्नमेंट मुझे बाइंग नहीं टाइम? लगता ये ओझल होगा इतना आसानी से 45 दिन में, लेकिन थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा। और ये सरकार जानती है कि ठंडा करके कैसे खाना है, वो गरम गरम नहीं खाती है, गरम गरम उसमें नहीं तो माहिर है। पर ऑपरेशन सिंदूर का जो नैरेटिव और नैरेटिव गढ़ने में बीजेपी का कोई सानी नहीं, ये मैं साफ मानता हूं। पर इस बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई, वो राह इतनी आसान नहीं है जितनी बालाकोट एयर स्ट्राइक थी या उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक जो लोगों को समझा पाई थी बीजेपी, वैसे समझा पा रही है। या सवाल जो हैं वो अभी जस के तस खड़े हुए हैं, बहुतों के मन में बहुत सारे सवाल हैं इस वक्त। देखिए संदीप, ये अगर स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट कर लेते 2 दिन का, तो उसमें कोई मुद्दा नहीं है जो ऑपोजिशन उठा रही है, कांग्रेस के नेता खासकर उठा रहे हैं, जो कि 7 डेलीगेशंस, मल्टी पार्टी डेलीगेशंस में 33 कंट्रियों में उन सवालों का जवाब ना दिया हो। हर नहीं सवाल नहीं का नहीं नहीं जवाब नहीं आया नहीं नहीं, है। आई बेग टू डिफर वही नीरजा। चीज नहीं नहीं, प्लीज ऑफिशियल लाइन है नीरजा, ना। एक सेकंड में इंटरप्ट कर रहा हूं। नहीं, वो बेसिक सवालों के तो जवाब, कोई प्रतिनिधिमंडल तो भारत की पोजीशन क्या है पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर, वहां ये सवाल थोड़ा पूछे गए भाई संघर्ष विराम किन शर्तों पर हुआ, या बैसरन में हमारे 26 लोग मारे गए तो वहां सुरक्षा चूक कैसे हुई, वो 100 किलोमीटर अंदर एलओसी में आतंकी कैसे आ गए, 45 दिन हो गए वो 4 आतंकी कहां खो गए। इन सवालों के जवाब थोड़ा देने गए थे प्रतिनिधिमंडल, ना ये सवाल पूछे गए। देखिए, जहां तक ट्रम्प की मध्यस्थता का सवाल है, जो बार बार बोल रहे हैं कि उनके प्रेशर में किया है, टैरिफ की धमकी दी तो किया है, वो सवाल तो उठे। जय पांडे ने उसका जवाब दिया, शशि थरूर ने उसका जवाब दिया। आप देख लीजिए जो उनकी आई है स्टेटमेंट्स, और नहीं, टीवी किन पे शर्तों दिखाई पर गई हैं। संघर्ष विराम हुआ है, क्योंकि यहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देश के रक्षा मंत्री कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है, तो फिर रुका क्या था भाई 10 मई को, और किन किन शर्तों पर रोका गया? कोई शर्त तो हुई होंगी ना। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, मैं मानता हूं सरकार हमें यह बता रही है, मैं बिल्कुल फेस वैल्यू पर लेता हूं सरकार के बयान को कि भाई पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, आग्रह किया तो हमने कर दिया संघर्ष विराम। किन शर्तों पर किया? देखिए, वो सवाल पार्लियामेंट में और देश में ज्यादा बारीकी से उठेंगे, ज्यादा जोर से उठेंगे, और उस पे सवाल जवाब करने की कोशिश होगी। वो पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट का रोल है, उसको आप रोक नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं नीरजा, क्योंकि ये सरेंडर पर जो बवंडर मच गया है राजनीतिक, सरेंडर शब्द इसीलिए तो कि भाई आपने डोनाल्ड ट्रंप की क्यों मानी, और उसके साथ ये सारे सवाल विपक्ष जोड़ रहा है, तो उस पर जितना तीखा पलटवार आया है, तो ये सरेंडर शब्द तो आने वाले दिनों में राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन गया है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? देखिए, उस पे 2 राय है। मेरा मानना है कि अगर ये जो राहुल गांधी ने कहा, आप पोस्टर लगा सकते हैं, आप कार्टून्स लगा सकते हैं, आपके नेता और बोल सकते हैं, आपके बैक बेंचर्स बोल सकते हैं, कॉलेजेस में डिबेट हो सकती है उस शब्दावली को लेके, बट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हु इज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो प्रधानमंत्री को इस तरह से कहता है, नरेंद्र इज सरेंडर जी हजूर। ये मुझे तो बहुत अटपटा लगा, औरों को लगा कि नहीं, इस भाषा का प्रयोग करना और बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं भी ये मानता हूं। तो फिर जगत प्रकाश नड्डा की भाषा का आप क्या कहेंगी? वो भी तो बिल्कुल पलटवार तो हो रहा है ना। मैं इसीलिए ये पूछ रहा हूं। एलओपी को अक्यूज करना ट्रीजन कोई हल्की चीज नहीं होती है। एग्जैक्टली। अगर देशद्रोही कहना, पाकिस्तानी कहना, ये लगातार देखिए बीजेपी भी नेता प्रतिपक्ष को पाकिस्तानी भाषा का इस्तेमाल करने वाला कहेगी तो ताली तो दोनों हाथों से बज रही है ना नीरजा। बिल्कुल बज रही है। और ये जो एंटी नेशनल, सेडिशन, ट्रीजन, इन शब्दों का एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, अगर ट्रीजन के गिल्टी हैं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है। आज क्या कह रहे हैं आप? आपकी पार्लियामेंट में वो लोग बैठे हैं जो ट्रीजन कर रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। नहीं, जब राहुल गांधी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पोस्टर्स,
दे आर नॉट इन गुड टेस्ट, ना ये राष्ट्र हित में है, ये अच्छी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं भारत की, मैं बिल्कुल साफ मानता हूं। तो कांग्रेस के जवाब में बीजेपी सरेंडर वाला कैलेंडर जारी करती है कि देश का 1/3 सरेंडर कर दिया, कश्मीर का हिस्सा सरेंडर कर दिया 48 में, 62 में चीन के आगे सरेंडर कर दिया, 65 में हाजी पीर का दर्रा सरेंडर कर दिया, 71 में 93,000 युद्धबंदी थे, पीओके सरेंडर कर दिया, 1995 में परमाणु परीक्षण रोक दिया, 2008 में 26/11 के बाद सरेंडर कार्रवाई ना करना यह भी सरेंडर था। तो मतलब देश विरोधी पाकिस्तान परस्त सरकारें देश में बड़े दिनों से राज कर रही थी, ये बता रही है सरकार। ये आप मुझसे पूछें किसी और से? जी आपसे नीरजा। मुझे नहीं, देखिए हर जिन जिन घटनाओं का वर्णन हुआ है ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें थी हिस्टोरिकली। क्या फोर्सेस काम किए, क्या उस समय इश्यूज थे, क्यों किया गया, इंदिरा गांधी नहीं करती, भुट्टो से जब बात हुई क्यों उन्होंने वापस कर दिए इतने 95,000 सोल्जर्स, उसमें उसके बजाय आपको कुछ चीज ठोस लेनी चाहिए थी, वो ठीक है हिस्टोरिकली आपका व्यू पॉइंट। तो वही तो नहीं तो वो व्यू पॉइंट अपनी जगह ठीक है, नहीं वो अपनी जगह ठीक है जी। 93,000 युद्धबंदी थे, हमारे पास पीओके वापस ले लेते। तो इस बार यही तो पूछा जा रहा है कि जब हमने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया तो वो सीज फायर की शर्तें कौन सी थी, क्या लिया हमने? भाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं ना कि अगली बार पाकिस्तान ऐसी गुस्ताखी करेगा तो हम 3 सबसे बड़े आतंकी वापस मांगेंगे। इस बार क्यों नहीं मांग लिए? पीओके क्यों नहीं मांग लिया? जब आप खुद जब ये सवाल उठाते हैं तो आपको अगर ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, और आपने डे 1 से कहा कि हम नॉन एस्केलेटरी ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारा मकसद है आतंक के अड्डों को डिस्ट्रॉय करना, हमारा मकसद युद्ध करना नहीं है, हमारा मकसद पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं है। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी हमने नहीं हिट किया। डे 1 से आप ये कह रहे हैं कि नहीं? तो जब वो रेडी हो गए तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे सीज फायर को? आप क्या चाहते हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का अंत हो जाए? तो 11 एयर बेसिस को भी नुकसान पहुंचाया, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम ने इस्तेनाबूद कर दिया, और ये बातें रोड शोज में और सभाओं में जब बताई जा रही हैं तो विशेष सत्र में बताने में क्या दिक्कत थी? विनोद अग्निहोत्री। नीरजा, अब मैं विनोद से पूछ रहा हूँ सवाल। नहीं, विशेष सत्र में बताने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सरकार अपने तरीके से तय करती है और सरकार का सीधा सीधा तर्क है, उन्होंने पहले विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेज दिए और विदेशों में ये स्पेसिफिक सवालों के जवाब देने के लिए नहीं भेजा। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। स्पेसिफिक सवालों के जवाब तो वहां दे ही नहीं सकते। भाई शशि थरूर क्या बताएंगी? वो तो सरकार बताएगी, जो सरकार बताएगी। हमें इसमें घालमेल, इसमें बिल्कुल नहीं। दूसरी बात ये है, कंफ्यूजन बिना बात का रायता नहीं फैलाना चाहिए। एक चीज सुनिए, जब टीम इंडिया बाहर खेलती है तो टीम इंडिया होती है, और जब भारत में आईपीएल खेलती है तो एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। तो टीम इंडिया बाहर खेल आई, अब आईपीएल शुरू हो गया, इंडियन पॉलिटिकल लीग चली हुई है, इंडियन पॉलिटिकल लीग चलेगी। अब वही सलमान खुर्शीद समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी का, अभी आप ही चला रहे थे। वही सुप्रिया सुले जो है कह रहे हैं कि हम दस्तखत नहीं कर पाए, लेकिन हम चूंकि थे नहीं। तो अब वो आईपीएल, रेखा शर्मा उस दिन बोल रही थी कि जहां कांग्रेस वाले घुस नहीं पाते थे वहां हम जाके करिए। तो अब वो फिर शुरू हो गया इंडियन पॉलिटिकल लीग। तो ये तो विदेशी प्रतिनिधिमंडल का कोई ये वो एक्सरसाइज थी। मानसून सत्र चूंकि बिल्कुल 1 महीने बाद होना ही है, तो सरकार ने घोषणा कर दी, अपने इरादे जता दिए। नहीं, ये 47 दिन पहले ऐसा हुआ कभी? नहीं, कभी नहीं हुआ मेरे हिसाब से, तो कभी नहीं हुआ है। वो विजय जी हमसे भी थोड़ा और आपको पर ये अजीब नहीं लगा? 47 दिन पहले मतलब आप सीधे ये कह रहे हैं इतना जल्दी कभी बताया नहीं जाता। आप तो हफ्ते भर पहले मतलब बताया ये जा रहा है ना, विशेष सत्र नहीं कर रहे। उसका सीधा सीधा सरकार चाहती है कि ये मैसेज कन्वे हो जाए कि हम विशेष सत्र बुलाने नहीं जा रहे हैं। और फिर नॉर्मल सत्र में, सामान्य सत्र में, चाहे हर सत्र विशेष होता है, किरण रिजिजू कहते रहे, फिर उसमें किन मुद्दों को कितना समय दिया जाएगा, किस रूल में, वो गल्लू गारा गल जाएगा। तो एक देखिए, कितनी देर चर्चा होगी, नहीं होगी, वो भी आप एंटिसिपेट कर सकते। देखिए उसमें भी टकराव होगा। विपक्ष चाहेगा इस नियम के तहत चर्चा हो, सरकार कहेगी नहीं इस नियम के तहत चर्चा होगी। विपक्ष कहेगा कि मत विभाजन हो, वो कहेगी नहीं बिना। कांग्रेस कह रही है विशेष सत्र से भाग रही है सरकार। कांग्रेस तो कहेगी, क्योंकि विशेष सत्र बुलाने की बात ही नहीं सरकार कर रही, तो कांग्रेस तो कहेगी। लेकिन अब संसद के अंदर खाली ऑपरेशन सिंदूर पर ही चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये सामान्य सत्र है, मानसून सत्र है, तो उसमें बहुत सारे मुद्दे भी आएंगे। तमाम ऑपरेशन सिंदूर भी होगा
और पहलगाम भी होगा, इसके अलावा बहुत सारे आंतरिक मुद्दे भी होंगे, तो वो एक तरह से डाइल्यूशन हो जाता है। जब आप विशेष सत्र किसी मुद्दे बुलाते हैं तो फोकस्ड होता है, वो एक दिन का हो या 2 दिन का हो, सिर्फ चर्चा उसी तो पर अब होती है। समझाने की लड़ाई चलेगी, अभी सड़क पर संग्राम होगा, संसद की बारी 1.5 महीने बाद सड़क पर तो शुरू हो चुका है। हाँ। भाई तिरंगा यात्रा, जय हिंद यात्रा, मोदी जी की सभाएं, रैलियां, राहुल गांधी का ये नरेंद्र सरेंडर, ये सारी चीजें सड़क पे ही तो हो रही हैं। हाँ। और वो नड्डा जी का बयान, तो अब तो सड़क पर तो शुरू हो चुका है संग्राम। तो ये सरेंडर, इस पर कितना बवंडर, ये बवंडर और बढ़ेगा आने वाले दिनों में? नहीं, वो तो जिस तरह की बयानबाजी हो रही बढ़ेगा ही। मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि राहुल गांधी को ये भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री के लिए, और साथ ही उसका जवाब जिस तरह बीजेपी ने दिया वो भी उचित नहीं, तो नहीं है। बीजेपी जो लगातार भाषा इस्तेमाल वही मैं करती कह रहा हूं, रहती है, ये तो ये हो गया, वो अंडा पहले आया है, हाँ, मुर्गी पहले आई। भाई राहुल गांधी का पिछले 11 साल से एक सुनियोजित तरीके से वो घेराबंदी करके पप्पूकरण जो चलाया है, तो वो क्या वो जायज था? सवाल तो फिर यहां पर ये भी उठेंगे, बिल्कुल ये जो शब्द हैं, ये भाषा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त होनी चाहिए किसी भी एक हेल्दी पॉलिटिकल सिस्टम में। पर हु स्टार्टेड फर्स्ट, शुरुआत किसने की? अब इसी को टोकते रह जाएंगे। जो लिस्ट है, हाँ। जो आप इस लिस्ट में तो सारे प्रधानमंत्री आ गए ना। हाँ। सरेंडर में। हाँ। नेहरू जी भी आ गए, हाँ। और मनमोहन सिंह भी आ गए, हाँ। इंदिरा जी भी आ गई, सारे ही आ गए उसमें। हाँ। 65 में शास्त्री जी भी आ गए। हाँ। नाम भले न लिए गए हों, लेकिन जब सरेंडर, तो एक तरह से इन्होंने मौजूदा प्रधानमंत्री ने कहा, सरेंडर शब्द का इस्तेमाल कहीं ना कहीं उसने पीड़ा भी दी है विजय, तभी ऐसा सिलसिलेवार तरीके से और विस्तृत 47 से लेकर सारे सरेंडर की गाथा, सरेंडर गाथा चल रही है ना, ये सरेंडर का कैलेंडर अब जारी हो रहा है दोनों तरफ से। ये सरेंडर शब्द मैं नहीं समझता कि बहुत कोई अच्छा शब्द हमने इस्तेमाल किया है, चाहे वो राहुल जी ने किया हो या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कर रही है। और जब आप नरेंद्र का सरेंडर कहते हैं तो इसका मतलब प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब देश के सरेंडर की बात कर रहे हैं ना। देश का सरेंडर हो गया, सेना का सरेंडर हो गया। तो देश का सरेंडर सब कुछ है ना, सेना देश से अलग थोड़ी है। संघर्ष सेना का फैसला होता है कि सरकार का फैसला? सब फैसले सरकार के होते हैं। हाँ। एक बात तो समझनी चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फर्क क्या है। पाकिस्तान में सेना सरकार चलाती है और हिंदुस्तान में सरकार सेना चलाती है। नहीं, सरकार ये के बड़ी किसी आसान सी पॉलिटिक्स नहीं है क्या? मतलब इसका नहीं, आसान नहीं है। सरलीकरण, मैं बल्कि अत्यधिक सरलीकरण नहीं। अरे भाई, सरेंडर शब्द इस्तेमाल करके सेना के शौर्य नहीं, का वो तो खैर अपमान कर पॉलिटिकल दिया। इशू है, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने जो कैलेंडर चलाया सरेंडर का, युद्ध जो है हमेशा कॉम्प्लेक्स इशू होते हैं, और क्या उस वक्त हुआ है उस पर उस समय के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या जो भी लोग देख रहे हैं, जिम्मेदार लोग, वो उसको फैसला करते हैं। नहीं, और मैं उसमें इसमें कभी थोड़ा भी- एक कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा विजय, आपका तजुर्बा, आपके विवेक का इस्तेमाल करूंगा। आपने कहा कि भाई प्रधानमंत्री के बारे में सरेंडर शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हुआ देश का सरेंडर। तो फिर जब बीजेपी ये कहती है कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर किया 48 में, 62 में चीन के आगे सरेंडर क्यों किया, 1960 उससे 2 साल पहले का भी कहते हैं सिंधु नदी पर पानी क्यों सरेंडर कर दिया, 65 में हाजी पीर का दर्रा सरेंडर किया, 71 में पीओ के सरेंडर किया, वगैरह वगैरह वगैरह, तो देश ने सरेंडर किया। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि देश ने जो सरेंडर भारतीय किया, सेना जनता के शौर्य पे आप खुद भी सवाल उठा रहे हैं। वैसे ही है, बराबर है दोनों बातें, बराबर है ना? यही इसमें कोई फर्क ही नहीं है। इसमें क्या कंफ्यूजन है, इसमें कोई इतना कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन वो पॉलिटिकल जब वॉर शुरू होती है तो मतलब अंदर तेरी ये सेना मेरी सेना होगी, तुम्हारे टाइम की सेना में शौर्य नहीं था, मेरे टाइम की सेना में शौर्य है। और सेना को आप इसे छोड़ दीजिए, जो लोग पहले कर रहे हैं, जो आज कर रहे हैं, सेना हमेशा अपना काम करती रही है। और जो सीज फायर का फैसला हो, युद्ध को कहां तक ले जाना है, 99 को याद कीजिए, 24-25 आखिरी दौर जो कारगिल का चल रहा था, उस समय सेना ने कहा, जो रिपोर्ट है सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट, उसमें भी कहा गया है कि वो चाहते थे कि एयर स्ट्राइक कर दी जाए, लेकिन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा कि हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, और सेना ने एलओसी क्रॉस किए बिना उसको फैसला किया। और ये बात भी समझ लेना चाहिए कि सेना सरकार के आदेश पर टारगेट पर काम करती है, लेकिन टारगेट को कहां तक क्या आपको उस वक्त की अंदर की भी जानकारी है विजय, जब ये सवाल यहां पर ये पूछा जा रहा है भाई डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की है या नहीं की है। जी, कांग्रेस सरेंडर शब्द जो बिल्कुल गलत है, इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं जी, पर वो सवाल पूछती है तो कांग्रेस ये जवाब भी देती है कि भाई 71 में हमने तो 2 टुकड़े कर दिए थे, वो 7वां बेड़ा
अरेबियन सी में, अरब सागर में आके खड़ा कर दिया था अब अमेरिका ने, और उनको कह दिया था आप अपना काम करिए, हमें जो करना होगा, हमारा राष्ट्र जो होगा वो हम करेंगे। और करगिल का, क्योंकि आप ज्यादातर लोगों से बेहतर अंदर की कहानी जानते हैं, बिल क्लिंटन उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति होते थे, दबाव डालने की कोशिश की गई, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा, ये हमारा काम है, हम अपने आप देखेंगे। नवाज शरीफ बिल क्लिंटन के पास बैठे हुए हैं और क्लिंटन साहब वाजपेयी जी को फोन करते और वो उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं होते ना जी। तो यही चीज यहाँ पे, यही तो पूछी जा रही है, वो साफ कर दी जाए या वो आ जाएगी, उसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। जल्दबाजी, मैं पहले भी कहता रहा कि यदि स्पेशल सेशन बुलाते, मांग की गई है तो उसमें कोई आपत्ति मुझे तो नहीं लगता, बल्कि बुला लेना चाहिए था, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि नहीं हो रहा तो सेशन, मैंने पहले भी कहा था कि सेशन से तो बच नहीं सकती सरकार, और न इस डिबेट से बच सकती है। नहीं, सेशन से तो नहीं बच सकती, सड़क पर संग्राम जारी है। दिबांग, थोड़ा सा आपको अजीब लगता है, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ है, और सर्वोपरि होती है हमारी संसद, सबसे बड़ी पंचायत जहां आप, मैं, आम आदमी अपने प्रतिनिधि को भेजता है। तो सड़क पर रोड शो के जरिए, ये रैलियों में या पोस्टर के जरिए ये सवाल जवाब, इनके मायने क्या हैं? राष्ट्र हित में तो बेहतर होता ना, विपक्ष के लिए भी लागू होता है ये, और सरकार के लिए भी। संसद का सत्र बुलाइए, सारे सवालों के जवाब दे दीजिए। जी हाँ संदीप, यही बिल्कुल समझने वाली बात है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप संसद के सत्र के लिए तैयार नहीं हैं, और संसद में तो आना ही है, और ऐसा नहीं कि संसद से बचा जा सकता है। आप देखिए क्या हुआ, 16 दिसंबर 2071 को 4:31 पर ढाका में सरेंडर हुआ। 5 बजे 1971 5 बजे सैम मैनिकशॉ ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बताया कि सरेंडर हो गया। 5:30 पर वो लोकसभा में थी बताने के लिए। संसद में आपकी इतनी भारी जीत हुई है, आपने अच्छा काम किया पाकिस्तान के खिलाफ, तो आकर बताइए। लगातार 7 मई से 10 मई तक लगातार यही तो बताया जा रहा था कि भारत की बहुत जोरदार जीत हुई है। फिर आप उसको बताने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्या बात है? 71 में बताया, 71 में तो जीत की जानकारी दी। दिबांग, मैं थोड़ा सा यहां पे जोड़ दूं, 1962 में 8 और 9 नवंबर को हम जंग हार रहे थे चीन से, तब भी विशेष सत्र बुलाया गया। मांग किसने की? जनसंघ ने, जिनके कुल मिलाकर 14 सांसद थे, और सरकार ने अपनी आलोचना, पाप कर रही है सरकार, पाप, ये अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे थे और वो सुना भी। बिल्कुल, और वो सुनी उन्होंने सारी बात। मैं ये कह रहा हूं कि संसद से के विशेष सत्र से बचना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई अकलमंदी की बात है या बहुत लोकतांत्रिक बात है। संसद में तो बात नहीं, अकलमंदी की, देखिए राजनीतिक ये सोचा समझा दांव है। दिबांग, ये सोचा समझा दांव है या ब्लंडर है? देखिए, जो नीरजा ने कहा कि ठंडा करके खाना आता है बीजेपी को, बहुत सारे सवालों की धार थोड़ी कुंद भी की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है अपने तरीके से। कौन कितना समझा पाता है? अगले 1.5 महीने की लड़ाई क्या ये भी है? मेरी अब बात सुन लीजिए। देखिए, आप लगातार जीत रहे थे, ये बताया गया। आप ये जो ठंडा करने वाली बात है उसका जवाब दे रहा हूं। और फिर हुआ क्या? 7 से 10 तारीख तक यही बताया गया। अरे डीजीएमओ जब राज्याध्यक्ष लगे हुए हैं, दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगे हुए हैं, सबकी निगाहें, एक अदना सा अफसर है डीजीएमओ पाकिस्तान का, वो फोन करता है और पूरा का पूरा युद्ध रुक जाता है। क्या ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? मैं एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूं। तो अगर ये रुक जाता है, उससे क्या हुआ कि बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो एक तरीके से उनको लगा कि उनके साथ धोखा हुआ। जो वो चाह रहे थे, जो उनके मन में बात थी, जो कहा जाता है ना, जो आपके मन में है वही मेरे मन में है, वो मीडिया ने तो कराची, इस्लामाबाद सब पर फतह कर दी थी, और बहुत से लोग मैं आपका जवाब दे दूं, तो अब आ गया, अब हमारा हो गया, और वो नाराज हुए। ये तो बात सही है। मैं आपका जवाब दे रहा हूं कि ठंडा करके खाने वाली बात जब वो हो गया, तब इधर ये शायद एहसास हुआ कि ये तो शायद हम लोगों ने थोड़ी जल्दी कर दी, या हम जिस भी वजह से माने हो, हमें भी नहीं मानना चाहिए था।
ठंडा करने वाली अगर बात होती तो जिस तरह का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की बातें अपनी भाषणों में कह रहे हैं, चाहे वो नसों में गरम सिंदूर की बात हो या रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली यही वाली बात है, ये इस तरह के जो बयान हैं, या राहुल गांधी का ये बयान है जो बिल्कुल गलत बयान है, बिल्कुल शर्मनाक बयान है। इस तरह की बयानबाजी क्या दिखा रही है कि पूरा जो डिस्कोर्स है वो एक तरीके से बड़ा फिल्मी, बड़ा हास्यास्पद और बहुत लो लेवल पर आ गया है। उतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? वो तो गर्म करता है ना पूरी चीज को। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्युएंसी को एड्रेस करने की वही कोशिश तो है। वही लड़ाई है कहीं ना अगले कहीं 1.5 बताने महीने की। कोशिश है कि हमारी जीत हुई है, और वही लड़ाई अगले 1.5 महीने की। लगातार इसको गरमाना है, लगातार ये दिखाना है कि हम बहुत बाहुबली हैं, हमारी जीत हुई है, और हम उसके लिए भाषा का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो ये दिखा रहा है कि हम कितने बहादुर हैं। उसको इस्तेमाल करने के लिए भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसमें कांग्रेस बराबरी करने की कोशिश करती है। लेकिन आप जानते हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनके पास न वो शब्द हैं, न बोलने का उनको तरीका है। पर आप देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री गरज रहे हैं, पर गरजना में इसमें शब्द सवाल ये इस्तेमाल भी कर रहा है, एक वो पुरानी तो वो क्या कहावत दिखाता है है कि- नहीं प्रोफेसर संजय कुमार, एक कहावत ये भी है, वो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती। और 2 बार 2016-2019 में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के मसले पर राजनीतिक फायदा बीजेपी ने लिया है। आपके पास हमारे से बेहतर डेटा भी है, आपने खूब सारे सर्वे उस वक्त कराए। इस बार क्या एक थकान भी है, या दरअसल जो सरकार बताना चाह रही है कि पाकिस्तान को हमने किस तरह से धूल चटाई है, और ये थोड़ी टाइम बाइंग भी हो रही है, संसद को बाद में बताते रहेंगे, जो सड़क पर बताया जा रहा है वो गूंज कितनी तीव्र है या मध्यम है, या इस बार वो वाली बात नहीं है? आपकी सेंस क्या है? देखिए संदीप, ऐसा नहीं है कि अगर 2016 और 2019 में नेशनलिज्म के मुद्दे पर बीजेपी ने पॉलिटिकल गेन्स हासिल किए हैं तो 2025 में या आने वाले चुनाव में उसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका फायदा बीजेपी पहले ले चुकी है। उसका फायदा बीजेपी दोबारा तिबारा बार बार ले सकती है। नेशनलिज्म का मुद्दा ही कुछ ऐसा है, बिल्कुल मुझे लगता है सर चढ़कर बोलता है लोगों के सर पर कि भाई नेशनलिज्म देश प्रेम की बात है। लेकिन जिस बात की चर्चा हो रही है, ये जो सडन एक तरह से युद्ध रुका, युद्ध कह लें, जिस भी तरह का हाँ, जो भी संघर्ष का ये युद्ध का ये, उसमें भी कंफ्यूजन है, बनी रहेगी। जिक्र जिसका जिक्र दिबांग अभी कर रहे थे, उनके जो कोर सपोर्टर्स भी हैं वो भी थोड़े अचंभित थे, सरप्राइज्ड, अगर अंग्रेजी में वर्ड करूं इस्तेमाल करूं तो बहुत सरप्राइज थे कि आखिर ये हुआ क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत निराश थे, कुछ निराशा भी है। उनको लगता था कि बहुत बढ़िया चल रहा था, मतलब हम तो जीत की ओर आगे बढ़ रहे थे, और ये पाकिस्तान को ठोक दिया हमने, फिर छोड़ क्यों दिया? सवाल ये आ रहा था ना लोगों के मन में, वो अभी भी गूंज रहा है क्या सवाल? बिल्कुल। हाँ, तो धूल चटा दिया, इसका जो है फायदा जरूर मिलेगा बीजेपी को। लेकिन अगर ये उनके हिसाब से, अगर जनता के हिसाब से अगर कुछ और दिन चलता और पाकिस्तान को उनकी जो मंशा थी, लोगों की बड़ी संख्या में लोगों की मंशा कि भाई बिल्कुल एकदम नहीं, ये तो बीजेपी ही ताल ठोकती थी ना। देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिनों पहले ही वो कह रहे थे अरे भाई पीओके 3 दिन और युद्ध को खींच देते। वो दोनों संदर्भों में इस्तेमाल होता है, अलग अलग नेता, कोई जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में, कोई इंदिरा गांधी के, तो पीओके हमारा हो जाता। तो अब पलटकर लोग कह रहे हैं भाई इस बार पीओके हमारा क्यों नहीं हुआ? तो मोटी सी बात यह है कि क्या युद्ध को रोकने से बीजेपी को नुकसान हो जाएगा? नुकसान नहीं होता दिख रहा है। लेकिन क्या इतना फायदा होगा जितना पहले हुआ? शायद उतना नहीं हो रहा है। लेकिन हां, अगर युद्ध 2-3 दिन और चलता और यह दिखाई पड़ता कि पाकिस्तान को हमने और नुकसान पहुंचाया, तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता था, जो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मौके को थोड़ा गंवाती हुई दिखाई पड़ती है। राकेश, ये जो सरेंडर शब्द है और बिल्कुल गलत से इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने, ये मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। पर इस शब्द को अब कांग्रेस कहेगी हमने प्रधानमंत्री के लिए जोड़ा। अब जैसे विजय कह रहे थे कि नहीं वो देश से भी जुड़ जाता है, बीजेपी इसे सेना के शौर्य से जोड़ रही है। भाई सेना ने तो शौर्य दिखा दिया, 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए, 100 आतंकी
ढेर कर दिए, 11 एयरबेस पे नुकसान पहुंचा दिया, लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, पर खच्चे उड़ा दिए। संघर्ष विराम किसने किया? सेना ने थोड़ा किया। डीजीएमओ आपस में थोड़ा, उनको इतनी ताकत नहीं देती कोई भी सरकार की, 2 डीजीएमओ आपस में मिले, अरे यार बहुत हो गया, सॉरी गलती हो गई, और भारतीय डीजीएमओ ने कहा ओके डन, संघर्ष विराम। इसे सेना से जोड़ना ये चल पाएगा? संदीप भाई, मैं खुद को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहा हूँ, और मुझे लगता है हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो और भी हतप्रभ होगी। ठगा सा इसलिए मैं महसूस कर रहा हूँ कि अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए, और हमारी नई पीढ़ी ये मान के चल रही कि भारत विकसित राष्ट्र बन रहा है, लेकिन इन नेताओं ने बता दिया कि 1948 से लेके 2025 तक भारत तो पूरी तरह से सरेंडर की मुद्रा में रहा है। सरेंडर का कैलेंडर रहा है भारत, यानी भारत कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। हाँ, तो ये नेता जिन पे भारतीय नव निर्माण की जिम्मेदारी है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, नहीं, सब मैं इस हमाम में सबकी सब बात नंगे कर रहा हैं, हूं, बिल्कुल। और वो हमारे देश के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं कि भारत आजादी के बाद भी पोलियोग्रस्त है, कभी खड़ा नहीं हो हम पाया। डरपोक लोग हैं, हम दब्बू हैं, तो फिर हम तो झुक जाते हैं जी। तो फिर यही नेता जब अपना अपना शासनकाल आता है तो ये दावा किस आधार पे करते हैं कि भारत को हम विकसित कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना तो स्पेशल सेशन का है और ना जवाब का है। सबसे मूल सवाल भारतीय जनता ये जानना चाहती है कि क्या हम कभी स्वतंत्र हुए या हम पहले गुलाम थे और अब हम सरेंडर मुद्रा में जी रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ राजेश आए हैं, रांची वासी हैं हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं सरकार को तो सीज फायर के बाद ही विशेष सत्र बुलाकर पक्ष विपक्ष को वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहिए था। भाई 62 में हुआ था ना, और 26/11 के बाद वो तो चल रहा था, उस वक्त सरकार अल्पमत में थी, तो एक अक्टूबर में भी सेशन हुआ और एक दिसंबर में 10 दिन बाद ही हो गया था। तो यहाँ पर ये 47 दिन इंतज़ार क्यों किया जा रहा है? 47 तो आज से, और 10 तारीख को 25 दिन पहले युद्ध विराम हो गया था, तो 47 और 25 कितने दिन हो जाते हैं? 72 दिन। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है सरकार ने गलती की कि विशेष सत्र नहीं बुला रही, लेकिन विपक्ष जब सर्वदलीय बैठक हुई तो विपक्ष ने ये भरोसा दिया कि हम सरकार के साथ हैं, तो उसको एक डेडलाइन दे देना चाहिए कि भाई साहब हम 20 मई तक ही सरकार के साथ रहेंगे, 20 मई के बाद हम सरकार के साथ नहीं जाएंगे, 20 मई के बाद हमारे सवाल होंगे और सरकार के जवाब होंगे। अच्छा, सवाल की वो टाइमलाइन कौन तय करेगा? सवाल अभी पूछे नहीं जाने चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि इन दोनों की समझ की बात, मैं जो शुरू में बात किया उसके बेहतरीन बात कही आपने। उसके पीछे मेरा लॉजिक यही है कि आप इस भारत को नग्न करने पे क्यों उतारू हैं, जो भारत दुनिया के सामने पूरे मुस्तैदी के साथ राकेश भाई, सेना को क्यों ले आते हो कि सेना के शौर्य का अपमान कर दिया, सेना को गाली दे रहे हैं राहुल गांधी? फिर तो आप भी तो सेना को कश्मीर सरेंडर कर दिया, 71 में कर दिया, 65 में कर दिया, 62 में, वो सेना ही तो थी, सब समय सेना थी। और तो सेना का अपमान आप नहीं कर रहे, मैं बोल तो रहा हूं, कांग्रेस ही कर रही है। मैं संदीप भाई यही तो कह रहा हूं कि किसी एक की बात नहीं है, आप दोनों लोग बारी बारी से भारत को, यानी भारत में सेना भी है, आम जनता भी है, पुलिस भी है और आप भी हैं, इसका मतलब आप भी आजादी के बाद से भारत का जो ठेका लेके आप चल रहे थे, आप भारत को कहीं विकसित नहीं कर रहे। पर इसमें एक और पहलू है। प्रकाश ईरानी है हमारे दर्शक, बेंगलुरु वासी हैं, वो कह रहे हैं हम पूरी दुनिया को समझा सकते हैं लेकिन हमारे देश की विपक्षी पार्टियों को नहीं समझा सकते। तो क्या सत्ता पक्ष को हम समझा पा रहे? हाँ, सवाल इस बात का है कि समझ तो दोनों में होनी चाहिए ना। सिर्फ हम विपक्ष की बात करें कि विपक्ष गलत कर रहा है तो सत्ता पक्ष का सही कर रहा है, क्या उसकी भाषा उचित है? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि राहुल गांधी जी की भाषा बिल्कुल उचित नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। और जो हम तो जो ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से आज वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं और कांग्रेस कहती है कि पीएम के बाद विपक्ष का नेता। फिर जगत प्रकाश नड्डा जो खुद केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो देशद्रोही बता देते हैं नेता मैं यही कह रहा हूं कि यदि कांग्रेस की भाषा अच्छी नहीं है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी खेमा बैठा हुआ है संसद में। मैं कह रहा हूं यदि विपक्ष की भाषा अच्छी नहीं है तो सत्ता पक्ष भी गंभीर नहीं। भाषा को लेकर दोनों लोग अनियंत्रित हैं। तो और यही लोगों को कौन समझाता है बेहतर? खेल यहां पर आ जाता है ना घूम फिर के। आदेश, ये सोचा समझा दांव है क्या? चाहे बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की, किसका सोचा समझा दांव है, किसका ब्लंडर है ये?
या अभी इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल साफ है कि जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर, उनको ये पता है कि उनका कंपैरिजन वो इंदिरा गांधी के साथ कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि देखिए मेरी दादी ने 1971 में अमेरिका से आई फ्लीट खड़ी हुई थी, उसमें हथियार थे, उसके बावजूद भी हमने 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के, और अब जो मौका था सामने नरेंद्र मोदी के सामने वो नहीं कर पाए। तो वो तो साफ साफ दिख रहा है कि सोच मतलब जो हमारे दर्शक हैं, छत्तीसगढ़ वासी हैं, प्रदीप कुमार कह रहे हैं सोच समझकर नरेंद्र सरेंडर वाला दांव चला गया। हाँ, बिल्कुल सोच समझ के कहा गया है कि ये एक स्ट्रैटेजी है और इस टाइम पे अटैक करने से फायदा होगा। पर ये हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है क्या? जनता के बीच में प्रधानमंत्री मोदी का जो करिश्मा है, जो पकड़ है, अब उससे 2-2 हाथ वो कर रहे हैं, फिर से कहीं धूल तो नहीं चाटते दिखेंगे राहुल गांधी? नहीं, उसमें अभी पूरे 4 साल पड़े हैं, लेकिन आज की डेट में विपक्ष के पास एक अच्छा मौका इस बात का है कि वो बताएं कि प्रधानमंत्री के पास ये मौका था कि वो पाकिस्तान पे और ज़्यादा अटैक कर सकते थे, उनको ज़्यादा हार्म कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया अमेरिका के प्रेशर में आके। और बल्कि अमेरिका ने तो यहाँ तक कहा कि हम दोनों के बीच में, आपने दोनों को बराबर आगे खड़ा कर दिया। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रवादी छवि प्रधानमंत्री मोदी की है, जैसे वो दिखते हैं, उन्होंने वैसा काम नहीं किया। और जहाँ तक बात हो रही है कि जो वोट बैंक है या जो बीजेपी का वर्कर है, जो उनका 40% नहीं, सेना के शौर्य से भी जो जोड़ा जा रहा है, ये बैकफायर कर सकता है क्या? कांग्रेस जो आक्रामक मुद्रा में आती दिख रही है, कितने दिन रहेगी ये मालूम नहीं। नहीं, इसका तो उल्टा भी है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जो जयशंकर का स्टेटमेंट है कि हमने पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था, तो वो तो ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक फेलियर के कारण नुकसान सेना का हुआ है, उसका जवाब दो आप। डिमांड तो इसलिए हुई ना स्पेशल सेशन की, लेकिन वो सरकार मानने को राजी नहीं है। अब उसमें प्रॉब्लम ये है, इनको लग रहा था कि ये हमने जितना टाइम बाय किया है कि जनता इसको भूल जाएगी या थोड़ा ठंडा हो जाएगा। शाकिर अली हैं हमारे दर्शक, मेरठ वासी, वो कह रहे हैं कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर का चुनाव में कोई फायदा नहीं ले पाएगी क्योंकि कांग्रेस एक ही सवाल को बार बार पूछती रहती है, रिकॉर्ड अटक जाता है। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन जिस तरीके से हमारे सांसद, जिसमें विपक्ष भी शामिल है, वो विदेश की धरती पर जाके बताया कि देखिए किस तरीके से हमारे ऊपर टेररिज्म हो रहा है हमारे देश के ऊपर। लेकिन प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, इन्होंने पश्चिम बंगाल में और बिहार में जाके वोट मांगे और कहा कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे विपक्ष राजनीति कर रहा है। तो आप सांसदों को तो सवाल अगर हम जाएंगे तो 1962 में जिस तरह से कहा सरकार पाप कर रही है, तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या देशद्रोही थे? देशद्रोही की भाषा बोल रहे थे? उनको किसी ने वो कहा? पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे या चीन के एजेंट थे क्या? चीन के साथ लड़ाई चल रही थी और वो वहां पर परखच्चे उड़ा रहे थे, सरकार को घेर रहे थे विशेष सत्र में। अच्छा, मेरी एक बात सुनिए। हाँ, मरीज डॉक्टर से सवाल पूछता है, ठीक है, छात्र अध्यापक से पूछता है, बच्चा माँ बाप से सवाल पूछता है। ये तो तरीका है। विपक्ष या मीडिया सवाल किससे पूछेगा? सरकार से पूछेगा ना। आपको जनता ने चुना है, इस देश ने आपको 3rd टर्म दिया है। नहीं, पर हमारे तो बहुत से सरकार दर्शक है, नहीं बहुत से दर्शक है, देखिए समझाने की भी बात है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कौन जनता को कितना समझा पाता है। बहुत से लोगों के सवाल ये आ रहे हैं कि हर चीज क्यों बताए सरकार, या हर चीज का जवाब क्यों दे, सवालों की मर्यादा होनी चाहिए। ये एक बड़ा तबका है देश में जो सरकार से कि भाई आप सवाल क्यों पूछ रहे हो, इस चीज का सवाल मत। 40% तबका है जो बीजेपी का इंटैक्ट वोट बैंक है, उसी को एकजुट रखने की कोशिश है। उसी के अंदर निराशा आई कि जब आपने एकदम से सीज फायर कर दिया अमेरिका के कहने पे, तो उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश हो रही है। ये जो 60% तबका है, आपने एक ट्रेंड डाल दिया देश के अंदर कि आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते भाई? अगर आपने पूछा पाकिस्तानी हो, अब आपने कहा कि भाषा गलत राहुल गांधी की, मान लिया मैंने, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गायें, ये सब कहां से आया था? हाँ। और पिछले 11 साल से आप ये साबित करने में लगे हो कि ये वही हो जाएगा भाई। शुरुआत किसने की? वो मौत का सौदागर भी है ऐसे तो 2007 सारे हैं, वो इतना लंबा, वो उसमें आप घूमते रह जाओगे और ढूंढ नहीं पाओगे शुरुआत किसने की। पर ये विमर्श दरअसल ये देश हित में है क्या? नीरजा, आप तो यहाँ पर सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे तजुर्बेकार हैं। ये सवाल जो हैं, और देखिए सरेंडर की बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये राहुल गांधी को नहीं कहना चाहिए था, पर जेपी नड्डा जो सारे कांग्रेस के सरेंडर के दिन गिना रहे हैं, तो सेना के शौर्य पे तो वहां भी सवाल उठेंगे। तो ये सारी सरकारें बोदी, दब्बू, डरपोक सरकारें रही हैं क्या भारत में? जो बात अभी राकेश शुक्ला कह रहे। नीरजा, आपसे था सवाल। अच्छा, मेरे साथ है, ओके। ये कहना तो क्या कहते हैं, अनफेयर होगा कि सारी सरकारें भारत की डब्बू थी।
जिस तरह से वो लड़ाई लड़े 1962 में, गलतियां हुई, वीक थे, इल प्रिपेयर्ड थे, लेकिन नेहरू पूरा टाइम पार्लियामेंट को फेस कर रहे थे जब हो रहा था ये सब। नहीं, जेपी नड्डा कह रहे हैं सरेंडर कर रही थी ना, कि कांग्रेस के डीएनए में, सरेंडर- राहुल गांधी के सरेंडर तो डीएनए हर बार में आप कह सरेंडर सकते हो। करना है, ये सरेंडर कर रहे थे। आपसे पूछे हैं तो देखिए, आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में ये शब्द नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, मैं भी मानता हूं, तो फिर पुरानी सरकारों के बारे में ये शब्द कितने जायज हैं? बिल्कुल नहीं जायज है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस थी, इनको स्टडी करने की जरूरत है। क्या हाँ, यहाँ हम ठीक कर सकते थे, यहाँ हम कुछ अलग कर सकते थे, ये हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स थे, क्या रास्ता था, क्या ऑप्शंस थे, ये उस चीज को हम स्टडी कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। पर एक ब्रश से उसको कहना कि हमारी सारी प्रीवियस सरकारें ने सरेंडर किया, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी तो होगी। ये मैं मानती हूँ। सरेंडर, पहली बात तो ये शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए राजनीतिक विमर्श में, ये शब्द नहीं, और ये प्रधानमंत्री के और साथ देश की जोड़कर सिक्योरिटी जब बिल्कुल, इन्वॉल्व है और तो बिल्कुल नहीं देश होना और चाहिए। सेना के साथ इन्हें कतई नहीं जोड़ना चाहिए। और ये सरेंडर का कैलेंडर जिस तरह से ये जारी किए जा रहे हैं, ये दरअसल हम नए भारत की जो नई तस्वीर बनाने की जो बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की जो हम बात कर रहे हैं, हम अपने गिरेबान में ही कुछ ऐसे सवाल खड़े करते दिखाई देते हैं जिससे देश की एकजुटता मजबूत नहीं, कमज़ोर होती दिखाई देती है। क्या इस बारे में सोचिएगा। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।